हेलो दोस्तों, आज दूसरा क्लास है। आज का क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग हल करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बाहरी चूड़ी की सटीकता जांचने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्नैप गेज, ऑप्शन नंबर बी थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन नंबर सी थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन नंबर डी सेंटर गेज। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पर ये जो ऑप्शन जो दिए हैं उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है, स्नैप गेज क्या होता है? स्नैप गेज अंग्रेजी के सी आकार का होता है। इसके द्वारा किसी भी जॉब की बाहरी साइज, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, व्यास को मापा जाता है। स्नैप गेज तीन प्रकार के होते हैं। सॉलिड स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज, तीसरा होता है हमारा लिमिट स्नैप गेज। दोस्तों जिसमें सॉलिड स्नैप गेज होता है उसमें दो सिरा होता है। एक सिरा गो होता है, दूसरा होता है नो गो। तो इसमें गो सिरा अधिकता होती है और जो चली जाती है, और नो गो सिरा जो न्यूनतम होती है जो नहीं जाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज क्या होता है हमारा? किसी बाहरी चूड़ी को चेक करने के लिए हम लोग थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। अगला है थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज द्वारा क्या करते हैं, किसी भी आंतरिक चूड़ी को चेक करने के लिए हम लोग थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। अगला है अगला है हमारा सेंटर गेज। सेंटर गेज क्या होता है दोस्तों? जब थ्रेड कटिंग टूल को ग्राइंड करते हैं, जब लेथ मशीन पर हम लेथ टूल द्वारा हम थ्रेड कटिंग करते हैं, तो थ्रेड कटिंग टूल को ग्राइंड करते समय चेक करने के लिए किया जाता है। इसका एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इस बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए यह एक प्रकार का हमारा विशेष स्लिप गेज के साथ एक विशेष प्रकार का जबड़ा होता है। ठीक है, ये हमारा स्लिप गेज के साथ एक विशेष प्रकार का जबड़ा है। इसमें देखते हैं क्या कि हमारा वर्नियर कैलिपर क्या होता है। वर्नियर कैलिपर जो कि किसी भी जॉब की सूक्ष्मता से मापने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम गहराई और किसी भी जॉब की बाहरी डाया, किसी भी जॉब की आंतरिक डाया, और वर्नियर कैलिपर में दो प्रकार के स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल होता है उस पे 1-1 mm का खाने होते हैं, और जो वर्नियर स्केल होता है उसके वर्नियर डिवीजन का मान होता है 0.02 mm, यानी कि जो इसका लिस्ट काउंट होता है। तो वर्नियर कैलिपर हमारा किस सिद्धांत पर काम करता है? वर्नियर कैलिपर हमारा दो अनुरूप स्केलों के सिद्धांत पर काम करता है। इसके द्वारा किसी भी जॉब की बाहरी डाया, आंतरिक डाया और डेप्थ तीनों चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर जो हमारा होता है कि एक अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। इसके द्वारा किसी भी जॉब की हम बाहरी डाया को चेक कर सकते हैं। अगला होता है पैरेलल लेग कैलिपर। ये समांतर लेग कैलिपर जो होता है हमारा, ये भी एक प्रकार से जेनिक कैलिपर के ही समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करता है? ये हमारा साइन बार है। ये हमारा साइन बार है। साइन बार के साथ हमारा क्या होता है? स्लिप गेज लगाया गया है। दोस्तों क्या होता है कि ये एक विशेष प्रकार की कि इसमें जो हम सूत्र लगा के निकालते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ड। ठीक है, जिसमें कि देखिए इसमें एंगल भी दिया है। साइन थीटा बराबर हमारा क्या दिया है? 25 अंश का मान 4.4 को डायरेक्ट गुणा कर देते हैं हमारा इतने से, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा 84.52। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फीलर गेज कितने सेट में होते हैं? तो पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फीलर गेज क्या होता है। जो फीलर गेज होता है यह स्प्रिंग स्टील का बना होता है। इसके ब्लेड जो होते हैं बहुत लचीले होते हैं। और फीलर गेज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी दो मिलने वाले पार्टों के बीच गैप चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फीलर गेज हमारे 4 सेट में पाए जाते हैं जो यहाँ पर दिया है।
1, 2 और 3 और 4 सेट। फिलर गेज की लंबाई क्या होती है, 100 mm होती है, ठीक है। और फिलर गेज के ब्लेड की जो मोटाई होती है 0.03 से लेके 1 mm तक होता है। यह स्प्रिंग स्टील का बना होता है। यह मिलने वाले दो पार्टों के बीच की गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि रेडियस या फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही दिया है हमारा हार्डेड कठोर स्टील, या तो हम लोग बोलते हैं उच्च स्टील। दोस्तों रेडियस गेज हमारा क्या होता है, रेडियस गेज के द्वारा हम किसी भी जाप की बाहरी रेडियस या आंतरिक रेडियस चेक कर लेते हैं। यह 3 सेटों में पाई जाती है, जो कि हम कल वाले वीडियो में बताए थे हमने। यह 3 सेटों में पाई जाती है। पहला सेट होता है जो हमारा 0.6 से लेके 0.8 mm तक होता है, और दूसरा होता है जो हमारा 1 mm से लेके 6 mm तक होता है, और तीसरा सेट जो होता है हमारा 8 mm से लेके 25 mm तक होता है। तो ये 3 सेटों में पाई जाती है, ठीक है। और ये 2 प्रणालियों में भी पाई जाती है, और तो और ये 2 प्रणाली में होती है। पहला होता है ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में भी होता है, 2 सेट में होता है, ए सेट और बी सेट। ए सेट में क्या होता है कि 30 पत्तियाँ होती है, जिसमें कि 15 उत्तल और 15 अवतल। ये इसकी साइज़ क्या होती है, 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच तक, ठीक है। और हमारा जो बी सेट होता है, बी सेट में हमारा 32 ब्लेड होते हैं, यानी 32 पत्तियाँ होती हैं, जिसमें 16 अवतल और 16 उत्तल होते हैं। इसका जो साइज होता है हमारा, ये होता है हमारा 1/4 इंच से लेके 1/2 इंच तक होता है। जो और दूसरा सेट होता है हमारा मीट्रिक प्रणाली में। मीट्रिक प्रणाली में भी हमारा 2 सेट में होता है। ए सेट होता है 34 पत्ती होती है, और बी सेट में होता है, बी सेट में हमारा 32 पत्ती होती है। इस 34 वाले में होता है 17 उत्तल 17 अवतल, जो कि हमारा 7 mm तक के साइज़ को मापता है। और बी सेट में जो होता है हमारा 32 पत्ती होती है, 16 अवतल और 16 उत्तल, जो कि हमारा 7 से लेके 14 mm तक के रेडियस को माप सकता है, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इस लैपिंग टूल में एक्स का नाम, ये एक्स वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसके बारे में पूछा है। देखते हैं। ये होता है स्प्लिट। स्प्लिट माने जगह। जब स्प्लिट रहता है तो उसमें चार्जिंग करने की व्यवस्था, मतलब चार्जिंग मतलब उसमें धातु आसानी से चिपक जाते हैं, इसे ही बोलते हैं स्प्लिट जगह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, लैपिंग टूल में स्लिप्ट क्यों प्रदान किए जाते हैं। अभी हमने बोला कि इसमें क्या होता है, चार्जिंग हो जाता है। चार्जिंग मतलब जो कण हमारे होते हैं, 10 एब्रेसिव कण होते हैं, उसे चिपकाने के लिए होते हैं, रखने के लिए। तो लैपिंग टूल में प्रदान किया जाता है फार एक्सटेंशन, विस्तार के लिए। जो भी थोड़ा गैप होगा या फिर थोड़ा अधिक कम बेसी होता है, तो विस्तार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यह ऑपरेशन हमारा क्या होता है कि लैपिंग लार्ज डायमीटर, यानी जो बड़ा डायमीटर होता है, बड़े डायमीटर के जो शाफ्ट होता है, उसके बाहरी सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए हम लोग लार्ज डायमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या होता है। दोस्तों क्या होता है कि होनिंग, कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस अपघर्षक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि होनिंग क्या होता है। होनिंग के पूरे बारे में चर्चा कर लेते हैं। होनिंग एक एब्रेसिव स्टिक के साथ की जाती है, यानी जो होनिंग क्रिया होती है वो हमारा एक एब्रेसिव स्टिक के साथ की जाती है। जो एब्रेसिव स्टिक होता है उसे होन कहते हैं। यह प्रक्रिया इंजन के सिलिंडर बोर या बियरिंग बोर या पिन होल आदि की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। यह जो क्रिया करती है, घूमता हुआ होल बोर या होल के ऊपर नीचे करता है, अर्थात वर्टिकल एवं रेसिप्रोकेटिंग मोशन गति में प्राप्त करता है।
होनिंग मैनुअल तथा मशीन, यानी जो होनिंग क्रिया होती है वह मैनुअल क्रिया होती है और मशीनिंग क्रिया दोनों में की जाती है। ठीक है, होनिंग जो की जाती है मैनुअल और मशीन दोनों से की जाती है। होनिंग क्रिया करते समय क्या करते हैं हम, हार्ड धातुओं की होनिंग करने के लिए नरम धातु यानी हार्ड धातुओं में जब होनिंग करते हैं तो नरम धातु के होन स्टीक का प्रयोग करते हैं, और जब नरम धातु की होनिंग करता है तो हमें हार्ड धातु की होनिंग स्टिक की प्रयोग करते हैं। जो होनिंग अलाउंस क्या होता है, अलाउंस मतलब जो छूट देना, तो होनिंग अलाउंस होता है हमारा 0.01 से लेके 0.02 mm तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल के लिए होनिंग की किस प्रकार कार्बाइड किया जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, अगर यही हमारा हार्ड धातु के लिए दिया होता तो हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सरफेस हार्डनिंग किस विधि की सतह पर स्केल मुक्त होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सरफेस हार्डनिंग क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे कि सरफेस हार्डनिंग क्या होता है। सरफेस हार्डनिंग क्या कहते हैं, सतह को कठोर एवं झटका रोधी तथा चिमड़ा बना देने को क्या कहते हैं, सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग अन्य अनेकों क्रियाएं से होती है, जैसे होता है नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग क्या होता है, जब लो कार्बन स्टील LWS लो कार्बन स्टील की सरफेस को हार्ड करने के लिए हम लोग नाइट्राइडिंग में जो नाइट्रोजन गैस को छोड़ा जाता है, जो नाइट्रोजन गैस होता है आयरन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। यह दो विधियों से होता है, नाइट्राइडिंग दो विधियों से होता है। पहला होता है गैस नाइट्राइडिंग, जिसमें अमोनिया गैस का प्रयोग NH3 यानी अमोनिया गैस को प्रवाहित करके प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है हमारा साल्ट बाथ नाइट्राइडिंग, यानी जो होता है यह इसमें तरल पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे लिक्विड कार्बोराइजिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिक्विड कार्बोराइजिंग भी कहते हैं। अगला है केस हार्डनिंग। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, केस हार्डनिंग क्या है। केस हार्डनिंग जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15% हो, यानी जो हमारा माइल्ड स्टील का हो उसे हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं, यानी जिसमें 0.15% कार्बन हो, बस उसी की केस हार्डनिंग करते हैं। तो केस हार्डनिंग करने की भी अलग अलग विधियाँ होती हैं। इसमें होता है कार्बोराइजिंग विधि, फ्लेम हार्डनिंग विधि, इंडक्शन हार्ड विधि और नाइट्राइडिंग, जिसमें कि हम लोग नाइट्राइडिंग देख लिए हैं, केस हार्डनिंग जान गए हैं। और फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है, जब किसी धातु के ऊपर आग का बौछार करके अचानक ठंडा कर देना ही फ्लेम हार्डनिंग कहलाता है, जैसे हमारा लेथ मशीन का बेड होता है। इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक कॉइल का प्रयोग किया जाता है, और किसी चौक के ऊपर इलेक्ट्रिक कॉइल को लपेट कर हम लोग उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, और विद्युत प्रवाहित होने के कारण वह पूरा पार्ट गर्म होके हार्ड हो जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग। इसमें स्केल मुक्त होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का मूर्छा वगैरह जंग वगैरह लगना नहीं पाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं स्केल फ्री हार्डनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। स्टील में क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, एनलिंग। एनलिंग क्रिया क्या होती है, जब हम किसी हार्ड धातु को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसके अंदर के अणु दूर दूर फैल जाते हैं, और उसे उसी गर्म अवस्था में भट्टी के अंदर तोप कर धीरे धीरे ठंडा कहलाना क्या कहलाता है, एनलिंग। एनलिंग क्रिया में क्या होता है, मशीनिबिलिटी सुधार करते हैं, यानी धातु को नरम कर देता है, यानी मशीनिबिलिटी करने योग्य हो जाता है। हार्डनिंग क्या होता है, जब धातु को हम गर्म करते हैं, उच्च टेम्परेचर पर ले जाके उसको गर्म करते हैं तो धातु हार्ड हो जाती है, जितना ही हार्ड होती है वो उतना ही भंगुर हो जाती है। और टेम्परिंग क्या होता है, इस हार्डनिंग को कम करना ही क्या कर देंगे हम लोग, टेम्परिंग, यानी भंगुरता को दूर करना ही क्या करते हैं हम लोग, टेम्परिंग। टेम्परिंग में धातु हार्ड के साथ साथ क्या होता है, चिमड़ापन आ जाती है, तो यही हम लोग टेम्परिंग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा नॉर्मलाइजिंग क्या होता है।
जब धातु को गर्म करके एक खुली अवस्था या हुआ पर या तो कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाए तो उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग क्रिया कहते हैं। नॉर्मलाइजिंग क्रिया में क्या होती है, जब धातु को पीटा जाता है तो उसके आंतरिक स्ट्रेस यानी इसके आंतरिक गुण में एक विस्तार हो जाता है, यानी विरूपण हो जाता है। उस विरूपण को पूरा स्ट्रेस और स्ट्रेन बोलते हैं। उन पुनः वापस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील की घटक की संरचना को परिष्कृत करने के लिए नॉर्मलाइजेशन। अभी हमने बताया कि क्या कहते हैं, स्टील की घटक यानी किसी स्टील को पीट देते हैं तो उसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। वो क्या होता है कि उसके अणु आंतरिक संरचना घटक अलग अलग हो जाते हैं, यानी कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो पुनः उसे रिसाइकलिंग करने के लिए, वापस लाने के लिए भट्टी में गर्म कर दिया जाता है। भट्टी में गर्म करने के बाद पुनः उसको धीरे धीरे कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है, जिसके अणु उसके बराबर हर जगह पर हो जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजिंग। अभी हम लोग टेम्परिंग के बारे में पढ़े हैं, एनीलिंग के बारे में पढ़े हैं, हार्डनिंग के बारे में। सेम वही ऑप्शन इसमें भी दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगे आगे क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 38। गर्म साल्ट बाथ में सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या कहते हैं। आगे हम लोग चर्चा किए थे लिक्विड कार्बोराइजिंग, जो साल्ट बाथ था हमारा। नाइट्राइडिंग की विधियाँ होती है, एक गैस नाइट्राइडिंग था, दूसरा होता है लिक्विड या साल्ट बाथ नाइट्राइडिंग। ठीक है, और ये केस हार्डनिंग की दो विधियाँ होती हैं। कार्बोराइजिंग होता है, इसे कार्बोराइजिंग में गैस कार्बोराइजिंग और पैक कार्बोराइजिंग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में एक्स का नाम पूछा है। ये एक्स का नाम क्या है हमारा, एक्स का नाम क्या है, दांतेदार स्प्लाइन शाफ्ट। इसमें देखिए दांता ढेर का लगा हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं दांतेदार स्प्लाइन शाफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रू पिच गेज। और क्वेश्चन नंबर 40। किस किस आयता किस किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन में होता है जो शाफ्ट और हब में दोनों फिट होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संकी। दोस्तों संकी क्या होता है, संकी की पहले होता क्या है, हम लोग की के बारे में जानेंगे। की क्या होता है, धातु की धातु का एक टुकड़ा होता है जो शाफ्ट और हब दोनों में धुरी के समांतर फिट करके शाफ्ट और पुली को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, की का प्रयोग करते हैं। की हमारा अलग अलग होता है, जैसे हमारा होता है पहला सन की। इसका नाम के हिसाब ही हम लोग क्या करते हैं, सन की। सन की मतलब कि शाफ्ट और हब दोनों में कीवे ग्रुप कटा हो, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सन की। दूसरा होता है फेदर की। यह समांतर तथा गोल राउंड के समान होता है। इसका प्रयोग पार्ट के साथ घूमता होता है तथा ये समांतर शाफ्ट में फिट होता है, इसे फेदर की बोलते हैं। अगला है फ्लैट सैडल की, यानी इसके लिए कीवे ग्रुप केवल हब में कटा होता है। इसमें क्या होता है, केवल हब में कटा होता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, हॉलो सैडल की होता है और फ्लैट सैडल की होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फेदर की के बारे में। अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि फेदर की होता है समांतर तथा गोल राउंड के समान होता है। यह पार्ट घूमते हुए पार्ट के साथ फिट किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग जी वेट की क्या होता है। जी वेट की होता है कि इसके इस टेपर की, इसे टेपर की भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टेपर की भी बोलते हैं। इसके इसका हेड वर्गाकार होता है जो कि 30 डिग्री पर चेम्फर होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे टेपर जेब हेड की को। अगला होता है वुडरफ की। यह शाफ्ट के साथ और हब दोनों में फिट होता है। शाफ्ट और हब दोनों में फिट होता है हमारा। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, इत्यादि में किया जाता है। आगे फ्लैट सैडल की, अभी हम लोग बताया ना कि फ्लैट सैडल की क्या होता है, यह समांतर फिट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। सर्कुलर टेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सर्कुलर टेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी सर्कुलर या टेपर की का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, लाइट ड्यूटी यानी हल्के ड्यूटी का प्रयोग
हल्के कार्यों के लिए सर्कुलर लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को किस पोजीशन रखता है? तो जो हमारा बियरिंग होता है, बियरिंग को जब हम फिट करते हैं तो शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को किस पोजीशन में रखता है? हमारा स्क्रू या की या स्क्रू के द्वारा जब जब हम बियरिंग या जैसे पुली को जब हम एक शाफ्ट में फिट करते हैं तो कोई ना कोई की ज़रूरत पड़ती है ना, उसे रोकने के लिए यही क्वेश्चन पूछा है कि शाफ्ट के साथ घूमते हुए अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग का प्रयोग करते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, इस की का नाम क्या है? इस की का नाम क्या है? फ्लैट सेटल की। देखिए ये आकार कैसा होता है? फ्लैट, इसलिए हम लोग फ्लैट सेटल की। टेपर संकी, संकी जो होता है अभी हमने बताया, संकी क्या होता है कि हब और शाफ्ट दोनों में ग्रूव कटे होते हैं। तो चाहे वो टेपर संकी हो, चाहे वो पैरेलल संकी है। अगला है हालो सेटल की। हालो सेटल की क्या होता है कि हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया 45। अभी हम लोग पढ़े थे ना जीभ हेड की के बारे में। देखिए इसका हेड क्या है? स्क्वायर है और इसका कितना डिग्री पर चेम्फर हुआ है? हमारा 30 डिग्री पर होता है। तो पूछा इस की का नाम क्या है? जीभ हेड की। इसकी रेशियो एक संबंध 100 होता है। ये टेपर कितना होता है? ये देखते हैं आगे की तरफ जो टेपर होता है वो होता है एक संबंध 100। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ताले की मरम्मत करने वाले चाबियों की फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? हमारा वार्डिंग फाइल का। आप एक एक फाइलों के विवरण देखेंगे। पिलर फाइल क्या होता है? ये पिलर फाइल हैंड फाइल, अभी हैंड फाइल की तरह ही होता है। यह मोटाई में टेपर और चौड़ाई में समांतर होता है। इसकी साइज 150 mm से लेके 250 mm तक होती है। यह संकीर्ण जगहों पर, जहाँ पर कि हैंड फाइल का प्रयोग न किया जाए, संकीर्ण जगहों पर किया जाता है। फ्लेक्सिबल फाइल क्या होता है? फ्लेक्सिबल फाइल का प्रयोग हम लोग बिना हैंडल वाली फाइल होती है और इन्हें आमतौर पर हम कर्व सीट यानी कर्व आकार का जो सीट है उस पर फाइल की लिंक के लिए किया जाता है। अगला है वार्डिंग फाइल। मोटाई में समांतर होता है और चौड़ाई में टेपर होता है और ये पतली होती है और इसका प्रयोग हम लोग कीवे काटने के लिए होते हैं, यानी चाबी जो बनाने के लिए कीवे काटने के लिए होता है। ये इसकी साइज़ 100 mm से लेके 300 mm तक होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, इस प्रकार की स्क्रू का नाम क्या है? ये हमारा ड्राइवर स्क्रू है। क्या है? ड्राइवर स्क्रू। अब हम लोग देखते हैं गॉब स्क्रू क्या है। ग्रब स्क्रू क्या होता है? यह छोटे आकार के सेट स्क्रू की तरह होता है। यह दो पार्टों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कॉलर पुली के ऊपर गियर को फिट करना। यानी गॉब स्क्रू क्या होता है? छोटे आकार में होता है और दो शाफ्टों को जो दो पार्टों को जोड़ने का काम करता है, जैसे कॉलर और पुली के ऊपर गियर को सेट करना। अगला क्वेश्चन होता है सेल्फ टाइपिंग स्क्रू। हमारा सेल्फ टाइपिंग स्क्रू क्या होता है? यह आमतौर पर इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि पतली सीट हो। ठीक है, जहाँ पर कि पतली सीट हो। सेल्फ टाइपिंग यानी वहाँ हम लोग को चूड़ी ना काटना हो। इस स्क्रू का प्रयोग वहाँ पर दो पार्टों को जोड़ने के लिए ऑटोमेटिक हम लोग हाथ से कसते जाए और ये अपने आप थ्रेड बनाते जाए, इसे ही बोलते हैं सेल्फ टाइपिंग स्क्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा थ्रेड कटिंग स्क्रू। वही है। और सेल्फ टाइपिंग स्क्रू के तीन भाग होते हैं। पहला होता है हमारा थ्रेड फार्मिंग, दूसरा होता है थ्रेड कटिंग, तीसरा होता है सेल्फ पियर्सिंग। तो अभी हमारा थ्रेड कटिंग, दूसरा होता है थ्रेड फार्मिंग, तीसरा होता है सेल्फ पियर्सिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। लॉक वाशर का क्या फ़ायदा है? यानी जब हम लोग नट के साथ हम लोग कोई वाशर को लगाते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? तो इसका फ़ायदा होता है कंपन के कारण बोल्ट या नट ढीला होने से रोकना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि इस प्रकार के ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? यह ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है। इनका प्रयोग हम लोग जहाँ पर तंग जगह होता है, वहाँ पर तंग जगह जहाँ पर हम लोग हाथ ना जा सके, वहाँ पर लोग प्रयोग करते हैं तंग जगह होता है। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर जो हम लोग देखते हैं 4 खाना वाला होता है आगे, उसे बोलते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर जो होता है कि वो भी एक अच्छी स्क्रू ड्राइवर होता है। हाईवे ड्यूटी के लिए हम लोग देखते हैं फ्लैट आकार का बड़ा मोटा आकार होता है, उसे बोलते हैं हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? आप देख रहे हैं क्या है, ये स्प्रिंग टेढ़ा मेढ़ा है, यानी ये है स्प्रिंग वाशर। ये क्या है? स्प्रिंग वाशर। आइए देखते हैं कि टैब वाशर क्या होता है। टैब वाशर इस प्रकार के वाशर का प्रयोग पार्ट के किनारे पर लगे होते हैं और ये नट को लॉक करने के लिए किया जाता है, और इसका एक सिरा नट के ऊपर मोड़ दिया जाता है जो नट को टाइट पकड़ा रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं साइकिल के पैडल में एक तरह से नट के साथ मुड़ा होता है, उसे ही क्या होता है? टैब वाशर। अगला लॉकिंग प्लेट वाशर, यह प्लेट के समान होता है जो कि नट को लॉक करता है। उसके बाद लॉक वाशर क्या होता है? नट को लॉक करने के लिए अलग अलग आकार में होते हैं, इसे ही टूथ वाशर के समान कहते हैं। उसके बाद स्प्रिंग वाशर जो हम अभी देख रहे हैं, ये स्प्रिंग वाशर क्या होता है कि स्प्रिंग वाशर स्प्रिंग स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर अधिक कंपन हो। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, इस डिवाइस का नाम पूछा है, तो ये क्या है? स्प्रिंग वाशर। इसका प्रयोग क्या करते हैं? जहाँ पर अधिक कंपन हो। ये किस धातु का बना होता है? स्प्रिंग स्टील का बना होता है। तो दोस्तों आज का ये 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि रोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।